बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों यहाँ पे आज मैं ऐसे सभी सिद्धांतों के बारे में बात करूँगा जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीन ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इनको देख सकते हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो पता ही कि इनसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सभी सिद्धांत मैं एक साथ आपके लगभग 20 से 25 मिनट में करा दूँगा, जो कि आपके यूट्यूब के इतिहास में बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। इतने कम समय में इतनी जानकारी कोई नहीं देखता क्योंकि देता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं अपनी वीडियो को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक खींचते रहते हैं। तो अगर पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको वीडियो में मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक देखिए, एक कोई भी आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी नहीं देखेंगे तो आप कोई भी कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं कर पाएँगे। थ्योरी बहुत मस्ट है। तो देखिए आपका 13/5/2023 को मैंने नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से सिद्धांत हैं। आपके जीन पियाजे का सिद्धांत है, लेव वाइगॉत्स्की का सिद्धांत और कोहलवर्ग का सिद्धांत। ये जो हैं आपके लगभग 10 से 12 नंबर इससे आ जाते हैं। जो मैं जितना नोट्स कराऊँगा तो इतने नोट्स से ही आपके 10 से 12 नंबर बिल्कुल सही होने के चांसेस हैं। और ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो हमारा सबसे पहला जो हम सिद्धांत की बात करेंगे वो आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बात करें। दोस्तों अगर ज़्यादा मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी वीडियो से नोट्स बना सकते हैं, या मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप उचित समझे वैसा कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपके जीन पियाजे जहाँ भी दिख जाएगा वहाँ आप इसे टिक कर दीजिएगा। फिर जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और फिर जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। किसमें? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए तो आप वहाँ पे जीन पियाजे को टिक मार दीजिएगा। फिर इनके बारे में और थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि जीन पियाजे ने जो है सर्वप्रथम जो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। कब लिखी थी? द लैंग्वेज ऑफ थॉट। अगर द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड अगर पुस्तक आ जाए तो जीन पियाजे पे टिक कर दीजिएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे, जो कि अभी मैंने पहले बताया है। अब यहाँ पे हम संज्ञान के बारे में जान लेंगे कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान का अर्थ होता है व्यापक व अस्थायी ज्ञान, यानी कि जो बहुत बड़ा हो और स्थायी रहे, जो कि वातावरण से ग्रहण किया जाता है। कहाँ से ग्रहण किया जाता है? वातावरण से ग्रहण किया जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये कब से कब प्रारंभ होता है और कब तक चलता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता है। जीन पियाजे का सिद्धांत है जो 4 स्तरों में वर्गीकृत है। कितने वर्गों में? ये चारों वर्गीकृत जो 4 स्तर हैं, ये चारों स्तर आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे जो रिलेटेड थ्योरी है वो पूछी जाती है। पॉइंट दिया रहेगा, इसमें बताइए दिया रहेगा कि इसमें बताइए कौन सा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से रिलेटेड। तो चलिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपका इंग्लिश में है नाम दिया है सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसर मोटर स्टेज को संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं और ये 0 से 2 वर्ष तक है। कब तक? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष तक की आपकी चलती। फिर आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशन, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष तक चलती है। फिर आपका आता है फॉर्मल मोटर स्टेज, जिसको आप औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि आपकी 11 से 18 वर्ष तक
चलती है। फिर आपके आते हैं यहाँ पे हम पॉइंट देख लेंगे, जो आपकी जितनी भी स्टेज हैं, स्टेजेस के सभी के पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेज है संवेदीगामक अवस्था, और ये 0 से 2 वर्ष तक चलती। कब चलती? 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इसमें हम पॉइंट जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये पॉइंट कोई भी इसमें से पॉइंट आ सकता है और आपको पूछा जाएगा ये किस स्टेज से संबंधित है। यह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध करके तथा स्वाद करके माध्यम से ग्रहण करता है। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो ये स्टेज होती है संवेदीगामक अवस्था में, इसमें जो बच्चा होता है ये वस्तुओं को देख कर, सुनकर, स्पर्श करके तथा स्वाद के माध्यम से वो ग्रहण करता है। बच्चे इंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं, यानी बच्चे क्या होता है इसमें उनकी इंद्रिय काम करती हैं, तो इंद्रियों के द्वारा ही वह कार्य करते हैं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं, यानी बच्चा जिसको जानता है उसको मुस्कुराकर वो स्वागत करता है। और बच्चा अगर जिस जिस किसी को भी नहीं जानता यानी अपरिचित होते हैं तो उनको देखकर भय का प्रदर्शन करता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। फिर आता है जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, नागक क्रियाएँ, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, यानी कि ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे आँख, कान, त्वचा आदि के द्वारा या पकड़ना, खेलना किस अवस्था में होता है, तो ये आप बता देंगे कि संवेदीगामक अवस्था की विशेषताएँ हैं। फिर आते हैं दूसरी स्टेज आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष तक रहती है। कब तक रहती है? 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इसमें क्या होता है, इसके जो पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है कि बालक जो है वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, यानी बालक इस अवस्था में शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, यानी कि वो इमेजिनेशन वाले खेल खेलता है, जो कि वो देखता सुनता है। जैसे दादा दादी, नाना नानी वाले खेल, या खेलने बर्तन खेलने वाले खेल। इसे क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भाषा विकास का प्रारंभ हो जाता है, यानी इस अवस्था में जो होता है वो भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है कि वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को समझने लगता है कि हाँ ये क्या है, ये किसकी है, कौन है, क्या है, तो वो सब जानने लगता है। फिर निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, यानी निर्जीव वस्तुओं को वो सजीव मान लेता है और उसी का वो चिंतन करने लगता है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। बताया ना कि अभी प्रतीकात्मक, प्रतीक के आधार पे इसमें डिपेंडेंट होता है बच्चा। फिर अनुकरणशीलता आ जाती है। क्या होता है? बच्चा अनुकरण करके सीखता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा इसमें अपने आप को ज़्यादा महत्व देता है और दूसरों को कम महत्व देता है। फिर आते हैं अगली आपकी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कंक्रीट। तो इसमें बात करेंगे आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष में क्या होता है कि बालक चिंतन और तर्क शुरू कर देता है, यानी पूछ लिया जाए कि आपकी तर्क की अवस्था कौन सी है, तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। फिर यहाँ पे हम बालक दिन, तारीख, समय आदि को बताने लगता है, यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक उसको आ जाता है। मैथमेटिकल यानी गणितीय ज्ञान उसमें विकसित हो जाता है। सही अनुपात, अंतर, आकार, भार, क्रम जानने लगता है, यानी मैथ का सारा ज्ञान होने लगता है। फिर क्या होता है कि इसमें मूर्त चिंतन करने लगता है। कैसा चिंतन करता है? मूर्त चिंतन करता है। फिर अगली अवस्था आपकी आ जाती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक को ही आपको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष तक चलती है। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था के बारे में इसमें वर्णन होता है। किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, यानी जिसको नहीं जानता उसको भी वो जानने लगता है। स्मरण, मनन आदि करने लगता है। क्या होता है कि इसमें स्मरण, मनन आदि करने लगता है। कार्य में अंतर समझता है कि यानी कौन से कार्य हैं, क्या है, तो उसमें वो अंतर समझ जाता है। तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल ज्ञान इसमें आ जाता है। कौन सी अवस्था में? अमूर्त चिंतन की अवस्था में लॉजिकल ज्ञान आ जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि आपकी जो मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाए। जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं वो आपके अमूर्त विकास की अवस्था में या औपचारिक विकास की अवस्था में
आ जाती है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाता है, यानी परिकल्पना के आधार पे वो चिंतन करने लगता है। फिर इसमें कुछ वर्ड रिलेटेड हैं, उनको हम जान लेते हैं। जो स्कीमा आपका है, स्कीमा यानी वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। स्कीमा बहुत बार पूछा गया, यूपी टेट सी टेट में तो खासकर पूछा जाता है। फिर अगला सिद्धांत है हमारा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत ये हम बता रहे हैं 10 मिनट में हमारा पहला सिद्धांत हो गया। फिर 5 से 10 मिनट के अंदर हमारे अगले दोनों सिद्धांत हो जाएंगे। तो 20 मिनट के वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। लेव वाइगोत्स्की जहाँ पे भी आते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं, यानी जो हमारे लेव वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया था। लेव वाइगोत्स्की जो है वो 1896 में पैदा हुए थे और 1934 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किया था कि इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविकास मतलब विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया था, यानी इन्होंने मनोविज्ञान के विकास पर मुख्य कार्य किया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, अगर पूछ लिया जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसका है, तो लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की जी का मानना है कि हमारे स्वयं यानी खुद का विकास जो होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नामों के बारे में चर्चा कर लेंगे, यानी और किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो भाषा का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो ये भी वाइगोत्स्की जी का है। सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो ये भी वाइगोत्स्की जी का है। अधिगम सिद्धांत की बात की जाए तो ये भी वाइगोत्स्की जी का है। सामाजिक रचनावाद अगर आ जाए कहीं पे तो ये भी वाइगोत्स्की ही टिक करेंगे। या सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत आ जाए तो ये भी वाइगोत्स्की जी को टिक करेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का सिद्धांत अगर आ जाए तो ये भी आप वाइगोत्स्की को करेंगे। जेडपीडी बहुत बार पूछा गया है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, यानी क्या आता है कि लेव वाइगोत्स्की जी का मानना है कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए, यानी जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब सहायता करनी चाहिए। बच्चों की भाषा विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है, यानी 2 वर्ष तक क्या होता है कि बच्चे अलग अलग सीखते, कोई बच्चा कुछ सीखता कोई बच्चा कुछ सीखता है, यानी कि एक जैसा किसी का नहीं रहता है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते। क्या होता है भैया? 2 वर्ष के बाद जो बच्चे का भाषा और विकास है वो एक होने लगता है। वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरों द्वारा होता है, यानी वाइगोत्स्की का मानना है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। अगर ये कथन कहीं पे मिल जाए तो आप वाइगोत्स्की पे टिक करके आएंगे। फिर यहाँ पे हम आता सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली आदि। इस सिद्धांत में क्या होता है कि वाइगोत्स्की जी का मानना है कि परिवार, समाज, विद्यालय आदि हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, यानी हमारे बच्चों के ऊपर। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, यानी पियाजे जी का मानना है, जीन पियाजे जी का मानना है जो बच्चे का विकास है वो उम्र के आधार पर होता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। तो आप भी यहाँ भी ये पॉइंट अंतर कर लेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, किसका कथन है? तो वाइगोत्स्की का कथन है। अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है तो ये जीन पियाजे का कथन है। फिर यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आत्मसात करना, यानी सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है? आत्मसात करना। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है, यानी बच्चों के द्वारा स्वयं के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है वही आत्मसातकरण कहलाता है। फिर आता है सहारा, इसके फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, पाण या ढांचा वर्ड आ जाता है। ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग या अस्थायी सुधार क्या कहलाता है, यानी जो बड़े लोग उसको सहारा देते हैं या उसकी हेल्प करते हैं वही पाण या ढांचा कहलाता है, या इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जो होता है वो जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहलाता है। अगर जेडपीडी का सिद्धांत पूछ लिए तो किसका है? लेव वाइगोत्स्की जी का है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे सॉरी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए
किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। यानी व्यस्त व्यक्ति या कोई साथी जो होता है उसकी उपस्थिति में जब मार्गदर्शन करता है तो उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है। यानी जीन पियाजे का सिद्धांत कैसा है? निर्मितवाद है। जबकि वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। यहाँ पे भी दो अंतर आप याद रखेंगे कि जीन पियाजे ने क्या कहा कि सिद्धांत निर्मितवाद है, लेकिन वाइगॉत्स्की का मानना है कि सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है, यानी समाज के द्वारा। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। यानी संस्कृति क्या होती है? वो संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, यानी समाज के संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका मानना है? वाइगॉत्स्की जी का मानना है। फिर यहाँ पे हम आ रहे हैं कोहल वर्ग। देखिए हमारा 5 मिनट में ये हो गया लेवाइगॉत्स्की। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे कोहल वर्ग जी, कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तीनों से 10 से 12 कुछ नंबर आपके आते हैं, बिल्कुल पक्के हैं। कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। यहाँ पे इनके बारे में कुछ हम पॉइंट जान लेंगे। ये हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इसी को नैतिक विकास की अवस्था भी कहते हैं, यानी नैतिक अवस्था का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग ने क्या है? लॉरेंस कोहल वर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और इसके बाद 1981 और 1984 में इसमें संशोधन किया था। तो सर्वप्रथम जब इन्होंने कब दिया था? 1969 में दिया था। फिर इसके बाद उन्होंने 1981 और 1984 में इसमें संशोधन किया, कुछ बदलाव किए। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। ये लॉरेंस कोहल वर्ग ने कहा। नैतिक विकास के 6 चरण हैं। सभी चरण सार्वभौमिक, यानी नैतिक विकास के 6 चरण हैं और सभी सार्वभौमिक। अगर अवस्थाएं पूछा जाता है कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप 3 अवस्थाएं बताएंगे। लेकिन अगर स्टेज पूछा जाएगा तो स्टेज आपकी 6 हैं। तो अवस्थाएं कौन सी हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था या प्री कॉन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है, जो कि आपकी 4 से 10 वर्ष होती है। या परंपरागत अवस्था यानी कि स्टेजेस इसकी 3 होती है, लेकिन चरण 6 होते हैं। परंपरागत अवस्था जो होती है वो आपकी 10 से 13 वर्ष होती है, जिसको कॉन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। उत्तर परंपरागत अवस्था जो कि आपकी 13 वर्ष से अधिक होती है, इसको पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है। तो ये आपकी 3 स्टेज हो गई। यानी लॉरेंस कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था, जबकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। अब यहाँ पे हम कुछ बात ध्यान कर लेंगे कि कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते। क्या हुआ कि जो कोहल वर्ग ने थे उन्होंने 20 साल तक बच्चों के साथ विशेष प्रकार का इंटरव्यू वाला कार्यक्रम किया। उसके बाद उनको पता चला और उसके बाद उन्होंने जो उनको निष्कर्ष निकला उसी के आधार पर बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। अवस्थाएं 3 होती हैं और चरण 6 होते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। फिर बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग में अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब नैतिक विकास का यहाँ पे अर्थ के बारे में हम समझ लेंगे कि नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। लॉरेंस कोहल वर्ग का मानना है कि जो नैतिक व्यवहार हमारा होता है वो जन्मजात नहीं होता है, इसे समाज परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। यानी समाज के द्वारा ही नैतिक व्यवहार जो होता है उसको अर्जित किया जाता है। नैतिक विकास जो होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से आस-पास, पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह नैतिक होता
ना तो नैतिक होता और ना ही अनैतिक होता है। यानी बालक जब जन्म लेता है तो ना तो नैतिक होता, ना तो अनैतिक होता है। फिर हम बात करेंगे बल्कि अच्छा व बुरा समाज से ही, जब बल्कि अच्छे व बुरे का आचरण जो होता है वो समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्व नैतिक स्तर जो होता है, पहला क्या होता है, पूर्व नैतिक स्तर होता है जो 4 से 10 वर्ष होता है। इसके 2 चरण हैं, दोनों चरण के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम इसे बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसमें जो पहला चरण है आज्ञा एवं दंड की अवस्था है। दूसरा चरण है अहंकार की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ईगो, और स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या दंड से बचने के लिए, यानी काम किस लिए किया जाए, दंड से बचने के लिए किया जाए या ना किया जाए, ये डिपेंड करता है। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। क्या होता है इसमें, जो परिवार के सदस्य होते हैं बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को ना किया जाए तो बच्चे दंडित करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा हमारा जो है अहंकार की अवस्था। तो अहंकार की अवस्था में क्या है ये हम जान लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, परिपक्व होता है, यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, तो जैसे भूख लगने पर चुरा कर खा लेना, यानी कि क्या होता है कि इसमें बच्चा क्या करने लगता है कि जब उसको उसकी ज़रूरत होती है तो वो अपने हिसाब से झूठ बोल लेता है। अगर उसको भूख लग गई तो उस खाने के लिए झूठ बोल लेता है। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएंगी। किस में आएंगी, ये अहंकार की अवस्था में आएंगी। फिर आपका आता है परंपरागत नैतिक नैतिक स्तर, जो कि 10 से 11 वर्ष होता है। इसके भी 2 चरण होते हैं, पहला है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब हम पहले देख लेंगे कि जो हमारी प्रशंसा की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं। क्या होता है कि इसमें जो समाज के लोग होते हैं बच्चे से अपेक्षाएं करने लगते हैं, उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है, यानी कि वो बच्चों को समझने लगते हैं, हाँ कि बच्चा ये जो करेगा वो अपने हिसाब से सही करेगा। फिर यहाँ पे आते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस व्यवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है। क्या होता है कि बच्चा कहता है कि ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं इसलिए हम समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। क्या करने लगता है, समाज को एक लक्ष्य मानने लगता है, क्योंकि वो उसकी प्रशंसा करता है। फिर आपका आता है कि इसमें आपके 2-2 चरण हो गए। अब फिर आता है उत्तर परंपरागत अवस्था। कौन सी, उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें आपका जो पहला है वो है आपका समाज के साथ संबंध, यानी समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे, यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। फिर सार्वभौमिक संबंध, यानी कि जो छठा चरण है आपका, इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह सोचता है, वह समाज में क्या अच्छा क्या खराब है वो सोचने लगता है। फिर हम बात करेंगे इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता। क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करने लगता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाए जाएंगे और डेली के डेली आपके यहाँ पे नोट्स बनते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि मैंने ये 13/5/2023 को ही नोट्स बनाए हैं और खुद मैंने इसको अपने हाथों से लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट 13/5/2023 को है। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है माई स्टडी विद एल के। आप जैसे टाइप करेंगे मेरा चैनल आएगा स्टडी विद एल के, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।